नमस्कार। आज हम क्लास 5 का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर है ये 13 और इसका नाम है आवर अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारी धरती है या पृथ्वी है उसके जो प्राकृतिक सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह है, ये कौन कौन से हैं। तो इसमें एम क्या होगा और एड्स क्या यूज़ किए जाएंगे। एम होगा टू अनेबल द स्टूडेंट नो अबाउट द मून एंड द सैटेलाइट। इससे स्टूडेंट ये जानेंगे कि मून क्या है, चंद्रमा क्या है और उसके सैटेलाइट, पृथ्वी के सैटेलाइट और क्या क्या हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, जो हम कहते हैं चंद्र जो एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण होता है, उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। नो द पर्पस ऑफ सेंडिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेसेस, और जो हम स्पेसेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं उनके क्या पर्पज़ हैं ये जानना। बी अवेयर ऑफ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च, और हमारे भारत का जो स्पेस रिसर्च है, अंतरिक्ष की जो रिसर्च है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ये जानेंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं सीडी, फिल्म, पैम्पलेट्स, पिक्चर, पोस्टर और मैन ऑन द मून, फिल्म एंड सीरीज़ ऑन द स्पेस, टेनिस बॉल जो कि रबर बॉल एंड ए लैम्प, ये हम यूज़ करते हैं इसमें एक्लिप्स को दिखाने के लिए। इन क्लास 4 we read about the earth and the planet and the season। क्लास 4 में हमने पृथ्वी के बारे में, प्लेनेट के बारे में और सीज़न, क्या क्या ऋतुएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मून एंड अदर सैटेलाइट, और अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में और अदर जो सैटेलाइट हैं पृथ्वी के उनके बारे में। एज द अर्थ गोज राउंड द सन, जैसे ये सन है इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, तो जो पृथ्वी है उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। द मून इज़, यहाँ पर मून दिखाया गया है, द मून। द मून इज़ अवर अर्थ्स क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस। यदि अंतरिक्ष में बात की जाए तो जो धरती है उसका सबसे जो पड़ोसी है वो कौन है, सबसे समीप, सबसे पास का, तो वो है मून। द मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। ए सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। हमारी धरती क्या है, एक प्लैनेट है, और जो मून इसके चारों ओर चक्कर लगाता है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। और वो कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक, जो प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक रूप से जो सैटेलाइट घूमता है पृथ्वी के चारों ओर वो है मून। वाई डज द मून शाइन। अब मून जो है वो चमकता क्यों है। द फुल मून इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द नाइट स्काई। रात के जो आकाश होता है उसमें जो फुल मून होता है, पूरा मून जब एक गोल मून दिखाई देता है हमें, तो वो ब्राइटेस्ट होता है, चमकदार हेवनली बॉडी। इट डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन मज़े की बात क्या है, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। बट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जो सन की लाइट इस चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, जैसे ये सन है और चंद्रमा पर इसकी जो लाइट पड़ती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ से जाती है, उसकी वजह से जो मून होता है वो शाइन करता है, चमकता है। इट इज़ स्मॉलर देन द सन। ये क्या होता है, छोटा होता है सूर्य से। दो इट अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज, लेकिन जब हम धरती से देखते हैं तो हमें सूर्य और चंद्रमा एक जैसा दिखाई देता है। दिस इज़ सो बिकॉज द मून इज़ क्लोजर टू अस। ये ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा तो हमारे पास है, धरती के पास, देन सन, और सन क्या है, दूर है, इसलिए ये हमें ऐसा दिखाई देता है। द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा से कितनी दूर है पृथ्वी, या पृथ्वी से कितनी दूर है चंद्रमा, 3,84,400 किलोमीटर दूर। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, ये धरती से छोटा है।
द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। स्पेस क्या है? स्पेस है रीजन बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर, जो हमारी धरती का एटमॉस्फेयर होता है उसके बियॉन्ड जो स्पेस होता है, ये सारा ये कहलाता है स्पेस। सैटेलाइट क्या है? स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट इन स्पेस। कोई प्लेनेट है जैसे कि अर्थ, इसके चारों ओर एक बॉडी है, हेवनली बॉडी, जो कि इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द मून। जैसे ये मून है तो इसकी जो सरफेस है, जैसे कि हमारी धरती की जो सरफेस है उस पर पेड़ लगे हुए हैं, समुद्र है, इस तरह से ही मून की सरफेस। द सरफेस मीन्स सतह ऑफ द मून इज़ रफ एंड अनइवन। रफ होती है वो, जैसे कि उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, और अनइवन होती है। इट इज़ मेड ऑफ ग्रेट प्लेन्स एंड ह्यूज माउंटेन्स। इसमें क्या क्या है? मैदान हैं और बड़े बड़े माउंटेन हैं। देयर आर बिग राउंड होलोज कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द मून। देयर आर बिग राउंड होलो, गड्ढे टाइप हैं जो कि क्रेटर्स कहलाते हैं। किस पे हैं ये? मून पे। These craters are formed when pieces of rocks called meteoroids dash into the surface of the moon. अब हम यदि बात करें कि क्रैटर्स कैसे बने हैं मून पे, तो ये बने हैं जब पीस ऑफ रॉक यानी कि एक जो चट्टान है उसका बड़ा टुकड़ा, जैसे कि उसको बोलते हैं हम मेटेरियोइड्स, ये जब सरफेस पे गिरे तो वहाँ पर क्या बन गए? बड़े बड़े खड्डे बन गए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रैटर्स। द सरफेस ऑफ द मून इज स्कार्ड विद मिलियंस ऑफ क्रैटर्स। इसमें बहुत मिलियंस ऑफ क्रैटर्स हैं। द रॉक दैट वर ब्रॉट बैक टू अर्थ बाय एस्ट्रोनॉट्स टेल अस दैट द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। द रॉक, जो चट्टानें, दैट वर ब्रॉट बैक टू अर्थ, जो कि एस्ट्रोनॉट जो हैं, अंतरिक्ष में गए थे जो एस्ट्रोनॉट, वो लेके आए हैं धरती पे, तो उनको यदि उनका अध्ययन करते हैं हम तो वो हमें बताते हैं दैट जो सरफेस है मून की वो डार्क ग्रे डस्ट से घिरी हुई है। उसमें कैसे कलर की डस्ट है? डार्क ग्रे डस्ट। द मून इज़ अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 4500 मिलियन साल पुराना है, या उसकी एज कह सकते हैं, उम्र कह सकते हैं हम, इतनी है। द सेम एज एज द अर्थ, उसी उम्र का है वो जो कि अर्थ है, जिस उम्र के। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ मून। फेजेस क्या क्या हैं? द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। जैसे कभी हमें चंद्रमा आधा दिखाई देता है, कभी पूरा, कभी इतना, इस तरह से। एज विजिबल फ्रॉम द आर कॉल्ड इट्स फेजेस। ये क्या कहलाती हैं? इसकी फेजेस। द शेप ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज डिपेंड्स ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय अस एट ए टाइम ऑन अर्थ। अब ये फेज कैसे बनती हैं? ये पर्टिकुलर फेज बनती हैं जो लाइटेड पार्ट होता है, जो कि हम धरती से देखते हैं, उसका जो लाइट, जिस पार्ट पे उसकी लाइट पड़ रही है वो ही क्या होगा? वो ही उसकी शेप बनेगी। तो उस पे इसकी फेस डिपेंड करती है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। मून पे कोई लाइफ नहीं है। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। ना तो वहाँ पर पानी है, ना ही हवा है। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर। वहाँ पर कोई जीवन नहीं हो सकता। द मून्स ग्रेविटी, ये सरफेस ऑफ द मून है, अनइवन। तो मून की जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की ग्रेविटी होती है उससे उसका 1/6 पार्ट, 1/6 भाग। ऑन द मून यू कैन ईजीली लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन अर्थ। क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है, तो यदि हम अर्थ पे कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा वजन लगता है, ज़्यादा ग्रेविटी फील होती है और वो हैवी लगता है हमें। लेकिन उसी चीज़ को यदि हम चंद्रमा पे उठाएंगे तो वो हमें कम वजन का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है? 1/6 ही हिस्सा है,
जो कि अर्थ का 1 माने तो उसका 1/6 हिस्से। देयर इज़ नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस। मून का जो सरफेस है उसके चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन। इसलिए जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट। चंद्रमा का वो हिस्सा जो कि सूर्य को फेस करता है, इस हिस्से पे क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है ये हिस्सा। एंड द साइड अवे फ्रॉम द सन इज़ टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। और जो साइड में हिस्से होते हैं वो क्या होंगे, बहुत ही कूल होंगे। जैसे कि ये है चंद्रमा और ये है सूरज, तो यहाँ पर जिस पार्ट में लाइट आ रही है इस पार्ट में वो तो हॉट होगा बहुत ज़्यादा, और जहाँ लाइट नहीं है वो कैसा होगा, कूल एरिया होगा, इसीलिए वहाँ पर जो जीवन है वो संभव नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है तो कोई साउंड हम सुन नहीं सकते। द स्काई इज़ ऑलवेज ब्लीक एंड देयर इज़ नो क्लाउड टू हाइड द सन। कोई क्लाउड नहीं है, स्काई ब्लीक है। इट इज़ लोनली एंड साइलेंट प्लेस है, विदाउट एन एनिमल, प्लांट और लेक्स। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो जानवर हैं, नहीं पौधे हैं, नहीं झीलें हैं। The earth is surrounded by a layer of the atmosphere which absorbs a part of the strong heat of the sun and allow only part of to reach the earth during the day। दिन के दौरान क्या होता है, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, वो जो सन की लाइट होता है उसको आने से पृथ्वी पे रोकता है, जो कि कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग हीट होती है और नुकसानदायक होती है धरती के जीवों के लिए। एट नाइट इट डज़ नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप। और रात में क्या करता है, जो धरती की हीट है उसको बाहर जाने से ये रोक देता है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन एंड मीटियोर्स विच वुड अदरवाइज हैव फॉलन ऑन द अर्थ। तो जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमारी हानिकारक रेडिएशन से रक्षा करता है और जो मीटियोर्स होते हैं उनको धरती पर गिरने से रोकता है। नेक्स्ट इसमें ये बताया हुआ है फेसेस ऑफ मून, अलग अलग टाइम पे लाइट जिस हिसाब से आ रही है, ये धरती है और ये सन, और ये मून की फेसेस हैं जिसमें कि ये फुल मून है, ये न्यू मून है, एंड फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, ये अर्थ है और ये सन है। Phases of moon, then landing of the moon, the American spacecraft Apollo 11, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम था अपोलो 11, लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ये 21 जुलाई 1969 को मून पे सक्सेसफुली लैंड हुआ, उतरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस। और जो मून की सतह थी उस पर किसने स्टेप रखा, कदम रखे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ने। वाइल द थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस remains in the spacecraft to circle the moon and keep in touch with the earth। जबकि जो ये मिशेल कॉलिन है ये उसमें ही रहे थे, स्पेसक्राफ्ट में ही, ये सर्कल मून को सर्कल करने के लिए और अर्थ से टच रहने के लिए। यह द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 दैट लैंडेड ऑन मून ऑन 21 जुलाई 1969 विद द 3 एस्ट्रोनॉट। ये तीनों एस्ट्रोनॉट हैं, ये स्पेसक्राफ्ट है और ये लैंड कर रहे हैं। देन ये ओरल क्वेश्चंस हैं इसमें से। द सैटेलाइट मीटियोर सन इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करता है ऑब्जेक्ट वो कौन सा होता है, वो होता है सैटेलाइट। देन craters on the surface of the moon are formed by pieces of rocks called meteoroids, planets, wall of fire। तो जो क्रैटर्स बने हैं
मून की सरफेस पे ये किसकी वजह से बने हैं, कौन सी रॉक्स की वजह से, तो ये बने हैं मीटियोर्स की वजह से। देयर इज़ नो एयर एंड लाइफ ऑन द मून और अर्थ, तो मून पे कोई लाइफ नहीं है। एक्लिप्स ऑफ द मून एंड द सन, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है उनके बारे में है ये। एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज वन थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होगा जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, यहाँ से यदि लाइट जा रही है तो यहाँ पर पास नहीं होगी, यहीं पर रुक जाए वो। When light falls on a opaque object, its shadow is formed. तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो उसकी शेडो बनती है इस ऑब्जेक्ट की। द अर्थ एंड द मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। व्हेन द सन्स लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द मून, दे शेडो आर फॉर्म एंड दे प्ले हाइड एंड सीक। जब सूरज की जो रोशनी है, ये सूर्य है यदि और ये धरती है, इस पे पड़ती है या फिर चंद्रमा पे पड़ती है, तो ये हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं एक तरह से, इनकी शेडो जो होती है। एक्लिप्स आर नथिंग बट द, एक्लिप्स क्या है, ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट ऑफ द सन और मून बाय द शेडो ऑफ द अनोदर हेवनली बॉडी। जैसे कि ये मून है और जो सन की लाइट है इस पे जा रही है, द ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट ऑफ द सन और मून बाय द शेडो ऑफ अनोदर, जैसे धरती है उसकी शेडो की वजह से इसकी लाइट जो है इस पे नहीं पड़ पा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्लिप्स। ब्लॉकिंग ऑफ द लाइट ऑफ सन और मून बाय द शेडो ऑफ अनोदर हेवनली बॉडी। एक्लिप्स आर नथिंग बट द शेडो ऑफ द अर्थ एंड द मून। शेडो अर्थ की शेडो है या मून की शेडो है। द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एट टाइम्स ड्यूरिंग दिस जर्नी द मून मूव्स इनटू द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ। अब इसी जर्नी के दौरान जो अर्थ की डार्क शेडो होते हैं वहाँ पे भी मून जाता है। डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, और वहाँ पर वो सनलाइट उसको मिलती नहीं है। एंड इट गेट्स हिडन फ्रॉम व्यू, इसलिए व्यू में से हट जाता है। वी कॉल दिस एन एक्लिप्स ऑफ द मून और ल्यूनर एक्लिप्स। इसको हम मून का एक्लिप्स कहते हैं या फिर ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं या चंद्र ग्रहण कहते हैं। व्हेन द मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, जब पूरी तरह से डार्क शेडो में होता है अर्थ की में, इट इज़ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। तो क्या होता है, टोटली ल्यूनर पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। व्हेन द मून इज ओनली पार्टली हिडन बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, इट इज़ पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। When the moon comes out of the shadow of the earth, the eclipse is over and the moon can be clearly seen. जब वो अर्थ की शेडो से बाहर आ जाता है तो उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। At the time of the eclipse, the sun, the earth and the moon are in a straight रहते हैं eclipse के समय पे। It's a fact क्या है, the 3 Chinese astronaut made a Zuvilient return to Earth on 28 September 2008 after successfully completing the country's first ever spacewalk. The sole task of mission commander Zhai Ziyang was to retrieve an experimental rack attached to the outside of the orbital module. He remained suspended in space for about 13 minutes. तो इसमें जो जियांग बैठे थे वो 13 मिनट तक सस्पेंड रहा था स्पेस से। और 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने अर्थ पर रिटर्न किया था 28 सितंबर 2008 को, किसके बाद में, फर्स्ट एवर स्पेस वॉक करके। जैसा कि इन चित्र में दिखाया गया है, ये ल्यूनर एक्लिप्स है। इसमें जो मून है वो अर्थ की शेडो में है और ये तीनों ही एक लाइन में है। नेक्स्ट आता है सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या है, मून अर्थ और सन एक ही उसमें है और जो सन है वो एक तरह से दूर है पृथ्वी से, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और ये चंद्रमा की उसमें, तो ये सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो अकर्स ओनली एट नाइट में होते हैं।
Just as the earth casts a shadow on the moon also casts a shadow on the earth. Moon भी shadow करता है किस पे? अर्थ पे. When people in shadow of the moon cannot see the sun. जब लोग जो हैं वो मून की शेडो में होते हैं वो सन को नहीं देख सकते हैं. इट इज़ एन एक्लिप्स ऑफ द सन और सोलर एक्लिप्स. ये सोलर एक्लिप्स कहलाता है. जैसे कि ये मून की शेडो है, मून की शेडो है और उसमें ये अर्थ सन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो गया सोलर एक्लिप्स. When the sun is completely hidden behind the shadow of the moon, it is a total solar eclipse. जब जो शेडो होती है मून की उसमें सन कम्प्लीटली हिडन हो जाता है तो उसको कहते हैं हम टोटल सोलर एक्लिप्स. When the shadow of the moon hides only part of the sun, it is a partial solar eclipse. At the time of the eclipse, the sun, the moon and the earth are in a straight line as shown in figure 13.6. At the time of eclipse, once the moon moves out of the line, the eclipse is over and we can see the sun again. वापस से सन देख लेते हैं हम. सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे. सोलर एक्लिप्स कभी होते हैं? केवल दिन के दौरान. यू शुड नॉट लुक एट ए सोलर एक्लिप्स विद नेकेड आइज. से हमें नहीं देखना चाहिए. इट कैन हार्म योर आइज. यदि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो हमें वो केवल आँखों से नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होता है. नोटिसेबल इफेक्ट. वंस द मून मूव्स इट हैज़ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ. इट पुल्स द वाटर ऑफ द सी. समुद्र का जो पानी है उसको सोख लेता है, ओशियन के पानी को सोख लेता है अर्थ से. कॉजिंग टाइड्स. टाइड कॉज करता है. सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन. क्योंकि जो मून है वो सन के बजाय अर्थ के पास होता है. द मून्स पुल ऑन द वाटर इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द सन. इसलिए जो चंद्रमा पानी को खींचता है वो स्ट्रोंगर होता है सूर्य के बजाय. The water of the seas and ocean on the side of the earth facing the moon means अर्थ की वो साइड जो मून को फेस करती है. तो इस साइड पे जो वाटर ऑफ सीज है या ओशियंस है इज़ अट्रैक्टेड अपवर्ड. आगे की तरफ अपवर्ड वो अट्रैक्ट होता है. दिस अट्रैक्शन कॉजेज हाई टाइड. इस अट्रैक्शन की वजह से क्या बनती हैं? हाई टाइड बनती हैं. इन द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स. और वो एरिया जहाँ पर कि दो हाई टाइड्स का बीच में जो एरिया होता है वो बनाता है लो टाइड. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 2 लो टाइड्स एवरी डे. अर्थ की जो रोटेशन है वो 2 लो टाइड बनाती है हर दिन. द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून. अब जो मून की फेज़ होती है वो फुल मून है, पार्शियल मून है, उस फेज़ के हिसाब से जो ये टाइड है इसकी इंटेंसिटी वेरी करती है, अलग अलग तरह की होती है. द हाईएस्ट टाइड्स अकर एट टाइम्स ऑफ द न्यू मून एंड द फुल मून. जो हाईएस्ट टाइड किस टाइम पे होगी? या तो न्यू मून है या फिर फुल मून है, उस टाइम पे हाईएस्ट टाइड होती है. नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? जो कि कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं. ये मैन मेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जस्ट एज द मून डस. जैसे अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है उसी तरह से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं और ये भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून. अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है और एकमात्र जो सैटेलाइट है नेचुरल वो है मून. लाइक द मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट एंड कैन बी सीन क्लियरली इन द नाइट स्काई. तो जिस तरह से मून सन की लाइट से चमकता है उसी तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और नाइट स्काई में क्लियरली दिखाई देते हैं.
जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिखाया गया है। अब टाइड्स क्या हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है। टाइड है द पीरियोडिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी एंड ओशन वाटर, जो पीरियड से टाइम टू टाइम जो राइजिंग और फॉलिंग होती है सी और ओशन के वाटर की, वो कहलाती है टाइड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ए मैन मेड ऑब्जेक्ट इक्विप्ड विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट द अर्थ और अनदर प्लैनेट। या तो अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है या किसी और प्लेनेट के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मैन मेड हैं और उसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसको हम स्पेस में भेजते हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट है द स्पेस एज began in 1957 when the first man-made satellite Sputnik First was launched to orbit in space by Russian scientists। जो स्पेस एज है वो शुरू होती है 1957 से, जबकि पहला मैन मेड सैटेलाइट जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट, वो जो रशियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने लॉन्च किया था स्पेस में। Since then, thousands of satellites have been sent into space। उसके बाद हजारों सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं स्पेस में। On 12 अप्रैल 1961, मेजर यूरी गागरिन of Russia became the first man in the world to go into space। 12 अप्रैल 1961 का दिन वो दिन था जिसमें मेजर जो यूरी गागरिन है रसिया से, वो पहले व्यक्ति बने थे जो कि पूरे वर्ल्ड में से स्पेस में जिन्होंने पहला गए थे। जो वैलेंटिना टेरेस्कोवा ऑफ रशिया वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। अब फर्स्ट वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा ऑफ रशिया। ऑन 3 अप्रैल 1984, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकेम इंडियाज फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। राकेश शर्मा जो थे स्क्वाड्रन लीडर थे, ये इंडिया के फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में गए थे, और ये गए थे 3 अप्रैल 1984 को। वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। आर्यभट्ट लॉन्च इन 1975, ये था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। क्या नाम था फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का? आर्यभट्ट। ये 1975 में लॉन्च किया गया था। भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसैट फर्स्ट ए, इनसैट फर्स्ट वी, इनसैट फर्स्ट सी एंड इनसैट फर्स्ट डी, इनसैट 2A, इनसैट 2B, इनसैट 2C एंड इनसैट 3B, इनसैट 3C, इनसैट 3A, इनसैट 3E और सम अदर इंडियन सैटेलाइट। इसके अलावा भास्कर, रोहिणी, एप्पल और जो इनसैट सीरीज़ है ये अदर इंडियन सैटेलाइट्स हैं। इन अप्रैल 2008, इंडिया लॉन्च्ड कार्टोसैट 2A, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू स्पेस। 2008 को इंडिया ने कार्टोसैट 2A लॉन्च किया, जो कि कैसा सैटेलाइट है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या क्या यूजेज हैं इनके? रॉकेट इज़ यूज टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस। रॉकेट जो है वो यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। इनिशियली आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थे ये डिज़ाइन किए गए थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एंड टू गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ। जो हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। सैटेलाइट्स विच सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज को सेंड करने के काम में आते हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दे आर यूज टू सेंड सिग्नल्स ऑफ टेलीविज़न, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इनिशियली थे वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किसके लिए? कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ का उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए गए थे। सैटेलाइट विच सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे मैसेज सेंड करते हैं।
दे आर यूज टू सेंड सिग्नल्स ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम फ्रॉम वन कंट्री टू अनोदर। वेदर सैटेलाइट क्या होते हैं, ये टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द क्लाउड, जो क्लाउड होती है उसकी मूवमेंट की पिक्चर लेते हैं, एंड हेल्प अस टू फोरकास्ट वेदर, इससे हम पता करते हैं कि वेदर आगे कैसा होने वाला है। दे कैन गिव अस अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजर स्टॉर्म, साइक्लोन्स, बिल्डिंग ओवर द सीज, फॉरेस्ट फायर, फ्लड्स और मूविंग ग्लेशियर्स। ये हमें अर्ली वार्निंग, चेतावनी दे देते हैं पहले ही, कोई डेंजर स्टॉर्म तो नहीं आने वाला, कोई ऐसा खतरनाक तूफान तो नहीं आने वाला, कोई साइक्लोन तो नहीं बन रहा है, फॉरेस्ट फायर तो नहीं हो रही है, फ्लड्स के बारे में, और जो मूव हो रहे हैं ग्लेशियर उनके बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स यूज सैटेलाइट्स टू टेक स्पेशल मेजरमेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। एस्ट्रोनॉट जो हैं वो सैटेलाइट का कैसे यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनकी स्पेशल मेजरमेंट के लिए या उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस सूट व्हेन दे गो इनटू स्पेस। वो स्पेस सूट पहनते हैं। स्पेस ट्रैवल, स्पेस ट्रैवलर्स लाइक राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स हैव इंस्पायर्ड यंग पीपल टू गो इनटू द स्पेस। इन्होंने प्रोत्साहित किया है या इंस्पायर किया है कि और भी लोग, यंग पीपल, स्पेस में ट्रैवल करें। ये कौन थे, जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। एस्ट्रोनॉट फर्स्ट लर्न अबाउट स्पेस, दिस टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, पहले सीखते हैं स्पेस के बारे में, और इस काम में उनको कठिन काम करना पड़ता है काफ़ी सालों तक। देयर आर टेलीस्कोप ऑन अर्थ टू गिव देम ए क्लियर व्यू ऑफ स्पेस। एक टेलीस्कोप होता है धरती पे जो उनको पूरे स्पेस के बारे में क्लियर व्यू देता है। नाउ डेज देयर आर हबल टेलीस्कोप द फ्लोट इन स्पेस। अभी क्या है, हबल टेलीस्कोप हैं जो कि फ्लोट करते हैं स्पेस में। दे गिव ए बेटर व्यू एंड मोर डिटेल, वो और अच्छा व्यू देते हैं और मोर डिटेल देते हैं। The mission control on the Earth send spacecraft with astronaut into space by means of rocket। तो ये मिशन है कंट्रोल, मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ जो है वो स्पेसक्राफ्ट भेजता है विद एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस बाय मींस ऑफ रॉकेट के द्वारा। इन ए स्पेस स्टेशन देयर आर मॉड्यूल्स टू वर्क एंड मॉड्यूल्स टू कीप अलाइव। स्पेस स्टेशन में मॉड्यूल्स होते हैं काम करने के और कैसे ज़िंदा रहा जाए उसके लिए। सिंस देयर इज़ नो एयर इन स्पेस द एस्ट्रोनॉट हैव टू वेयर स्पेस शूट। क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होती है इसलिए जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस शूट पहन के जाते हैं। एक्चुअली दी सूट क्रिएट स्मॉल एटमॉस्फेयर अराउंड देयर बॉडीज़। ये जो सूट हैं ये व्यक्ति के चारों ओर एक स्पेशल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। दी स्पेशल सूट अनेबल्स देम टू फ्लोट, और इसकी वजह से वो फ्लोट हो सकते हैं। स्पेसमैन हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग काम करने पड़ते हैं उनको। सम डू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सम वर्क इनसाइड द शटल, कुछ शटल के अंदर वर्क करते हैं। सम डू रिपेयर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, कुछ स्पेसक्राफ्ट के बाहर रिपेयरिंग करते हैं। सम इवन फिक्स सैटेलाइट, कुछ फिक्स करते हैं सैटेलाइट को। व्हेन द मिशन इज़ ओवर द एस्ट्रोनॉट कम बैक इन स्पेस शटल। जब मिशन ओवर हो जाता है तो वापस से वो स्पेस शटल में आ जाते हैं। द शटल्स कैन बी यूज्ड अगैन एंड अगैन बट रॉकेट्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। शटल को बार बार यूज किया जा सकता है बट रॉकेट को केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है।